Hello students, I am Ritika Pathak from Axis Institute and today we are going to study about the topic respiratory system. Respiratory system is a system that helps us to breathe, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं वो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ले रहे हैं। और कोई भी ऑर्गन सिस्टम होता है तो उसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ सिंक्रोनाइज्ड होके फंक्शन करते हैं, तब जाके हम कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स functions in a synchronized manner so that we could breathe. Alright? अब ये ब्रीदिंग में कौन कौन से ऑर्गन सिंक्रोनाइज्ड वे में फंक्शन कर रहे हैं, वो सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू ब्रीथ। यही चीज तो मैंने बताई कि ढेर सारे ऑर्गन्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन होके कोई एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे और ब्रीदिंग भी उसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में से एक है। एक ऐसा लिविंग रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लिविंग रिएक्शंस को कह रहे हैं, दैट कीप्स अस अलाइव। तो वो जिंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सांस लेने के लिए जो सिस्टम एक्टिवेटेड है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन हो और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से क्या करें, बाहर फेंक दें, एक्सपेल आउट कर दें, एक्सेल कर दें। ठीक है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग का फंक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। लेकिन इन रियल क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में देयर आर अ लॉट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन दिस एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते और सिर्फ CO2 को एक्सहेल आउट नहीं करते। तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम करते ऑक्सीजन है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन को ही नहीं इनहेल करते, हम उस गैस को इनहेल करते हैं जिस गैस में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है, दैट गैस इज ऑक्सीजन रिच गैस, इसीलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन रिच गैस को इनहेल कर रहे हैं, यानी कि वो गैस जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है। यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी इंटर हो रही है, बट क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है इसीलिए हम बोल देते हैं कि हम ऑक्सीजन रिच गैस को इनहेल करते हैं। ठीक, आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो जब हम CO2 एक्सहेल कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी बॉडी से एक्सहेल आउट होता है, बट CO2 ज्यादा एक्सहेल आउट होता है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। बट दोनों में हमेशा हम बात करें ऑक्सीजन रिच गैस का इनहेलेशन और CO2 रिच गैस का एक्सहेलेशन ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में गौर से समझना चाहें, जो कि एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको देखने में मिला होगा यहाँ नोज, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीद इन कर रहे हैं और CO2 को एक्सहेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये गैस इस तरह से नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो बॉक्स है ये हमारा वॉइस बॉक्स है और इसी का दूसरा नाम लैरिंक्स है। ठीक है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे गर्दन पे जो वॉइस के ऐसे बाहर निकला होता है, गर्ल्स के नहीं निकलता है, आप लोग अपने पेरेंट्स में देखे होंगे, इसीलिए इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, तो एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स, ये तीनों ही एक ही चीज के बारे में बात हो रही है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हम अपनी बॉडी में जो भी आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने माउथ के थ्रू, वो इस लैरिंक्स की वजह से माउथ का वॉइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये ट्रैकिया दिख रहा है। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिससे गैस ट्रांसपोर्ट होगी। उसके बाद दो जो है वो ब्रोंकस है, एक लेफ्ट में चला गया, एक राइट में चला गया, एक लेफ्ट में चला गया। ये ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंकाई में कन्वर्ट होते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में एल्वेलाई प्रेजेंट होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन तुमको दो दिख
लंग्स के बाहर दो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लीरा। ये प्लीरा फ्लूइड हेल्प करता है कि जब लंग्स में हम सांस अंदर लेते हैं या बाहर लेते हैं तो लंग्स की कैविटी क्या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज होने पे इसमें ज्यादा फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, इसीलिए ये प्लूरा एक फ्लूइड लाइक कैविटी है जो कि हेल्प करती है इजी फंक्शनिंग ऑफ लंग्स को। ठीक, अब हम लोग आगे एक एक करके ये सारे पॉइंट्स जो है उनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ कैरेक्टर्स हमको पढ़ने हैं। उस कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद हम सारे ऑर्गन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहली चीज लिखी हुई है कि जो एनर्जी जनरेट होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, वो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होता है। देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन क्या है? जो ऑक्सीजन हमने ब्रीदिंग की थी और जो हमने खाना खाया था, खाना हम जनरली आपको क्लास 6 में पढ़ोगे, ग्लूकोज लास्ट सबस्ट्रेट बचता है जिसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी ग्लूकोज से ऑक्सीजन की हेल्प में एनर्जी डिराइव करने के प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि जो खाना हमने खाया, हम हमेशा से पढ़ते हैं कि फूड गिव्स अस एनर्जी। तो ये फूड हमको एनर्जी कैसे दे रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। वो फूड कैसे एनर्जी देगा? जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है ताकि हमें एनर्जी मिले, और इसी एनर्जी के प्रोडक्शन को फ्रॉम ग्लूकोज हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। और ये रेस्पिरेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हम ऑक्सीजन को तो इनहेल करेंगे ना। ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के जितने भी फूड पार्टिकल्स थे उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स सेलुलर लेवल पे, यानी कि सेल के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे होते हैं और सेल के अंदर ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब जो सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म चल रहा है उसके बारे में हम एक और बात जान लेते हैं। जैसे कि सपोज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत रिच हो, बहुत अमीर हो, तो उसका कहने का क्या मतलब होगा कि तुम्हारे पास पैसे ज्यादा है। तो वैसे ही बॉडी में अगर कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है तो इसका मतलब कैसे पता चल रहा है कोई एनर्जेटिक है? कोई एनर्जेटिक है जब उसकी बॉडी में जैसे मनी क्या हो गई, वो हमारे अमीर होने की करेंसी हो गई। जिसके पास वो करेंसी है वो रिच है। वैसे ही जिसके पास एनर्जी की करेंसी होगी वो रिच होगा, सॉरी वो एनर्जेटिक होगा। तो एनर्जी की करेंसी क्या है? ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो करेंसी है जिसके प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं? किसी पर्सन को ज्यादा एनर्जेटिक बोल रहे हैं। और ये करेंसी आई कहां से? इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन की वजह से ये एटीपी जो है वो फॉर्म हो रही है, और इस एटीपी के फॉर्मेशन की वजह से हम किसी को क्या बोल रहे हैं? एनर्जेटिक बोल रहे हैं। ये एटीपी क्या है? ये एटीपी एनर्जी करेंसी। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। जितनी ज्यादा एटीपी उतना एनर्जेटिक कोई भी पर्सन होगा। और ये एटीपी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की वजह से बन रही है, जिसके बाद ये बॉडी में स्टोर हो जाती है। फिर जब भी हमें एनर्जी चाहिए हम यहाँ एटीपी से एनर्जी डिराइव कर लेते हैं। क्योंकि देखो कहाँ से एनर्जी मिल रही है ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इमरजेंसी में हम कभी खाना नहीं खाते हैं कि कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे तो तुम फूड गिव अस एनर्जी पढ़े हो तो अब जाओगे पहले खाना खाओगे, उसके बाद क्या कहते हैं कि तुम्हें एनर्जी मिलेगी, फिर तुम दौड़ना स्टार्ट करोगे। इमीडिएटली तुमने देखा डॉग इज बिहाइंड यू एंड यू विल स्टार्ट रनिंग। व्हाई? बिकॉज हमारी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर्ड थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उसी एटीपी को हम यूज करके दौड़ना स्टार्ट कर दी। ठीक, अब ये रेस्पिरेशन के सारे ऑर्गन्स हम एक एक करके पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज। नोज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये वो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा नॉस्ट्रिल्स, जहां से हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, बीच में दोनों नॉस्ट्रिल्स के आपको बीच में एक सेप्टम दिखाई दे रहा होगा, वो सेप्टम थोड़ा बहुत मूव भी करता है। तो बोन से जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। जैसे देखिए कान में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है जिसकी वजह से
टीचर आपके कान मोड़ सकती है। वैसे ही ये नोज के बीच में ये सेप्टम प्रेजेंट है जो कि हमारे नॉस्ट्रल्स के बीच में है, और वो नॉस्ट्रल्स की इस कार्टिलेजनस सब्सटेंस की वजह से नॉस्ट्रल्स में मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो है वो कंपैरेटिवली बोल के सॉफ्ट होता है और इसमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये स्ट्रक्चर है राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, वो इसी कार्टिलेज के सेप्टम की वजह से सेपरेट हो रहा है, राइट अलग और लेफ्ट अलग। नोस्ट्रल्स के अंदर आपको छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स दिखते हैं जिसमें छोटे छोटे हेयर्स की ग्रोथ होती है। व्हाई ग्रोथ ऑफ हेयर अकर्स इनसाइड द नोज? बिकॉज वो हेयर क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं ताकि हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर ना जा पाए और डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाए। जब डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे से फ्रेश एयर को ब्रीथ इन कर सकते हैं, और यही जो है वो क्या है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी कि हम ये पैथोजन मतलब क्या होता है, पैथोजन मतलब वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो पैथोजन को हम लोग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए, बचना मीन्स डिफेंस, तो उसी से बचने के लिए हमारी नॉस्ट्रल्स की लाइनिंग पे ये हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद ये और क्या फंक्शन कर रहे हैं, तुमने देखा होगा नोज के अंदर थोड़ी सी मॉइस्चरस कंटेंट प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से एयर जो है वो ह्यूमिडिटी की वजह से हल्का सा उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नोज। अब जब हम लोगों ने नोज पढ़ लिया तो हमें दूसरी चीज पढ़नी है लैरिंग्स के बारे में। मैंने बोला उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो लिखा हुआ है दो कार्टिलेज में स्पॉट्स प्रेजेंट है, इस तरह से लैरिंग्स का स्ट्रक्चर था। तो ये जो है वो हमारे नेक के सामने में पॉसिबल है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल, यानी कि बात करने के लिए, हमारे वॉइस के प्रोडक्शन के लिए ये लैरिंग्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसमें हेल्प कर रहा है, हमें रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। और जब हम ये खाना खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये वॉइस बॉक्स से होता हुआ खाना विंड पाइप तक ना चला जाए, इसके लिए एक एपिग्लॉटिस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये एपिग्लॉटिस क्या करते हैं, विंड पाइप को कवर कर देते हैं ताकि खाना सिर्फ फूड पाइप में जाए। अगर विंड पाइप में चला जाता है तो हमें बहुत ज्यादा खांसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग फैरिंग्स की। फैरिंग्स क्या है, फैरिंग्स वो जंक्शन होता है जो कि फूड पाइप विंड पाइप के बीच में होता है। यानी कि अभी मैंने बात की, कभी कभी हम लोग खाना खाते खाते जब बात करने लगते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत जोर से खांसी आने लगती है। तो ये जो जोर से खांसी आ रही है वो इसलिए क्योंकि विंड पाइप में खाना चला जाता है, और खांसी आती है ताकि वो खाना फूड विंड पाइप से बाहर चला जाए। तो ये कैसे विंड पाइप में चला गया, फूड पाइप में नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट फिगर में तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये रही विंड पाइप और ये रही फूड पाइप। तो यहाँ पे जंक्शन है जहाँ पे ये चीजें खुल रही है, ओपन हो रही है, इसी जंक्शन को हम लोग बोलते हैं फैरिंग्स। फैरिंग्स वो जंक्शन है जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिल रहे होते हैं, और इन दोनों के मिलने की वजह से कहीं खाना यहाँ ना चला जाए, इसलिए बार बार ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। लेकिन जब हम खाना खाते खाते बात भी करने लगते हैं तो इस एपिग्लॉटिस को समझ नहीं आता कि उसको खुलना है या बंद होना है, तो उसी कंफ्यूजन में इस एपिग्लॉटिस से खाना अगर विंड पाइप में चला जाता है तो बहुत ज्यादा खांसी होने लगती है। अब हम लोग वही चीजें फैरिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि नेजल चैम्बर जो है वो फैरिंग्स में ओपन हो रहा है एंड इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड, और ये हमें हेल्प कर रहा है एपिग्लॉटिस की खाना हमारे विंड पाइप में नहीं जाए। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस भी एक कार्टिलेज का बना हुआ इलास्टिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। वो इस तरह से खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो उसके हेल्प से ये खाना नहीं जा पा रहा था। वो मूवमेंट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वो इलास्टिक नेचर का है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर खाना हमारे लंग्स तक चला जाता है तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें यही अलाउ नहीं करता वो एपिग्लॉटिस की ये खाना लंग्स तक चला जाए, और वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसका मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये खाना जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया लैरिंग्स के बाद जो पाइप है उसको
ट्रैकिया बोल रहे हैं, इसी का दूसरा नाम या कॉमन नेम जो है वो विंड पाइप भी है, ठीक है। इसी का कॉमन नेम जो है वो विंड पाइप है, और विंड पाइप जो है वो लैरिंक्स से नीचे जो है वो मूव डाउन करेगा नेक से नीचे, तो ये पूरा का पूरा ट्रैकिया है, ठीक। अब इस ट्रैकिया के अंदर जो वॉल्स है वहां पे देखो आपको कार्टिलेज से बने इस तरह के कुछ सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। कार्टिलेज की ये रिंग होती है, ठीक है, सी शेप, हाफ मतलब पूरा सर्कल नहीं, हाफ इतना ये रिंग होती है जो वहां पे लगी हुई है, और ये हेल्प कर रही है कि जब विंड में कोई भी एयर जब ट्रैकिया में कोई भी एयर प्रेजेंट ना हो तो ये कार्टिलेजनेस रिंग जो है वो प्रिवेंट करे इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, ठीक। वही चीज लिखी हुई है कि द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया कंप्राइजेस सी शेप्ड कार्टिलेजनेस रिंग व्हिच गिव्स हार्डनेस, ये हमारे ट्रैकिया को हार्डनेस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से एक्सपैंड होता है, और एक्सपैंड होने के बाद ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है ये ट्रैकिया, जिसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ब्रोंकस कहते हैं, और वैसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। तो अब ये ब्रोंकस और ब्रोंकाई क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो जब ये दोनों यहाँ पे ब्रोंकाई के फॉर्म में ये ट्रैकिया ब्रेक हो रहा है तो इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, और हर ब्रोंकाई फिर से देखो और छोटे छोटे टिब्यूल्स में डिवाइड हो गई, तो जो पहला डिवीजन है उसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, और लास्ट में फिर से टर्शियरी ब्रोंकाई कहेंगे, और ये टर्शियरी ब्रोंकाई आगे चल के छोटे छोटे एल्वेलाइज में ओपन होती है, और इसी एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि एल्वेलाइज की वॉल क्या है वो बहुत थिन है, देखो लिखा हुआ है सिंगल सैक्स ऑफ एयर, सैक का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको दिख रहा है एल्वेलाई क्या है, एल्वेलाई बैग लाइक स्ट्रक्चर है which is responsible for the exchange of air, और ये एक्सचेंज ऑफ एयर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया वो ब्लड में जा रहा है, और CO2 जो ब्लड में है वो एल्वेलाई में आ रहा है, ताकि हम लोग उसको ब्रीथ आउट कर सके। हमने जब ब्रोंकाई पढ़ ली तो लंग्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लंग्स क्या है, देखो लंग्स वो ऑर्गन है जो कि मेनली ये ब्रोंकस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और एल्वेलाई कंटेन कर रहा है, यानी गैसियस एक्सचेंज जो है वो बेसिकली लंग्स में ही हो रहा है। लंग्स इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर रेस्पिरेशन, और लंग्स जो है उसके सेंटर में यहाँ लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हार्ट प्रेजेंट होता है, हमारी चेस्ट कैविटी के स्लाइटली लेफ्ट में हार्ट प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो लेफ्ट वाला हार्ट लंग्स है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू राइट लंग्स, ठीक है। और फंक्शन क्या है लंग्स का, गैसियस एक्सचेंज करने का, ठीक। ये गैसियस एक्सचेंज रिस्पांसिबल होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के सबसे बड़े फैक्टर में, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज होगा तभी हम ग्लूकोज को ब्रेक कर पाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन के लिए ये लंग्स रिस्पांसिबल होता है। अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन का, ये देखो तुम्हें दिख रहा होगा, अभी एक्सपायरेशन हो रहा है फिर इंस्पायरेशन होगा तो लंग्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम आप यहाँ पे लेके भी कंसीडर करना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ये दोनों चीजें हो रही है, तो इसी दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग बोल रहे हैं। जब एयर अंदर इनहेल होगी, यहाँ लारिंग से होते हुए एयर फैरिंक्स से ट्रैकिया से ब्रोंकस से लंग्स तक आएगी, तो उसे अब इंस्पायरेशन करें, अभी इंस्पायरेशन है, फिर अब धीरे धीरे जब उसको उसी पाथवे से बाहर भेज देंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एक्सपायरेशन, ठीक है। अब ये गैसियस एक्सचेंज की बात कर लेते हैं कि ये लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं वो गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं। देखो लंग्स में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन जब अंदर आता है तो जो छोटी छोटी एल्वेलाइज प्रेजेंट होती हैं वो एल्वेलाइज यहाँ पे O2 जो है वो ब्लड में आ जा रहा है और CO2 ब्लड से बाहर चला जा रहा है। यही आप डायग्राम में देखिए, जो इनहेल किया हमने यहाँ पे आपको ये कैपिलरीज दिख रही है। कैपिलरीज क्या होती हैं वो फाइन ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें आर्टरीज और वेन्स मिलते हैं, उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन इन कैपिलरीज में जा रहा है, पल्मोनरी मतलब लंग्स की कैपिलरीज में जा रहा है, जहाँ पे वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है।
हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, इसमें आयरन होता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट में ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाता है और CO2 जो है वो लंग्स में आ रहा है, जिसके बाद हम CO2 को एक्सहेल आउट कर दे रहे हैं। यही पूरा प्रोसेस एक्सहेलेशन और इनहेलेशन का है, ऐसे गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है। थैंक यू फॉर द क्लास।